हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। और कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको परिमेय और अपरिमेय पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता भी होंगे क्योंकि बेसिकली चीज आप 9th में पढ़ी होगी, ये 10th क्लास का है। तो आइए थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी संख्याएं दो तरह की होती है, वास्तविक संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं ये भी बता देता हूं। संख्याओं के प्रकार। टू टाइप्स। संख्या कितने प्रकार की होंगी? तो एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल, रियल नंबर्स। इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। होता क्या है इन काल्पनिक संख्याओं में? काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती है जो रूट के अंदर माइनस आ जाए, उनके वर्गमूल नहीं होता। होता भी है, नहीं भी होता है, दोनों चलेंगे। ये संख्या है -2, -3, -4 और -5, -16, -9। रूट में संख्या है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? माइनस है। तो ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिनके अंदर रूट में माइनस के साथ संख्या लिख दी जाए। इनका जो मान आता है वो आयोडा फॉर्म में आता है, यानी आई की फॉर्म में आता है। इन दोनों को मिला के हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये संख्याएं दो प्रकार की मिलेंगी, जो नंबर मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, वास्तविक और काल्पनिक। यानी वास्तविक पार्ट होगा उसमें और एक काल्पनिक पार्ट होगा। तो वास्तविक संख्या हमारा टॉपिक है, काल्पनिक हमारा टॉपिक है ये नहीं। तो जो टॉपिक नहीं है उसे हम मारते हैं बच्चों गोली। उसे हम क्या मारेंगे? उसे हम गोली मारेंगे। उसको हम मारेंगे बच्चा गोली। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? ये हमारा टॉपिक है 10th क्लास का और 9th में भी। ये वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। वास्तविक और काल्पनिक दो संख्या, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय होती है। अब तुम्हारा टॉपिक जो है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। परिमेय संख्या भी होती है जो P/Q के रूप में होती है, बट लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के बराबर नहीं होता, यानी नीचे 0 ना हो। अगर नीचे 0 नहीं है तो हर संख्या कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे वास्तविक संख्या 5 हो गई, 5/2 हो गई, 7/3 हो गई। ये सब कैसी हैं? वास्तविक संख्या है। 6 है वास्तविक संख्या है, 4 है, 3 है, 2 है। इनके बेटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ये आप सबने पढ़ा हुआ, इसके बेटे में कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता, रूट के अंदर लिखी होती है। ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी हो, जिनकी रूट वैल्यू नहीं होती है। 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं होता है किसी संख्या का। कोई भी संख्या जो स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो अंडर रूट के अंदर लिखी है, 3 है, √2 है,
√5 है, √7 है, √8 है, ये सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। ये सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या। 3.14, हालांकि ये शांत और अशांत के आधार पर भी बताई जा सकती है, लेकिन आपको केवल इतना समझना है कि रूट में जैसे 5 है तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है और हमें ये सिद्ध करना है। बस इतना समझ लीजिए, वरना बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, आधा पौन घंटा तो हम इसी में समझेंगे कि शांत अशांति के आधार पर क्या होती है, आवृत्ति होती है, ये शांत भी होती है, आवृत्ति भी होती है, और यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, उसके आधार पर भी हम परिमेय अपरिमेय का निर्माण करते हैं। तो इतना नहीं समझ रहे हैं अभी, केवल इतना सा ध्यान रखिए कि वे संख्याएं रूट में आ जाएं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या कहलाएंगी? वे अपरिमेय संख्या होती है। वे संख्याएं जो किसी का स्क्वायर नहीं होती है, रूट में आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। इतना तो थोड़ा समझ लीजिए, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ज्यादातर ये सवाल आता है √3 का आ जाएगा, √2 का आ जाएगा, √5 का, √7 का, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करना है। बस इसमें खाली लैंग्वेज लिखना नहीं आती बच्चों को, सवाल तो बहुत सरल लगता है ये। तो आओ बात करते हैं, मान लेते हैं माना ये कह रहा है एक अपरिमेय संख्या में, इसका उल्टा मान लेंगे। माना हम मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने ये मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q की फॉर्म में होगी, तो मान ले रहे हैं, इसलिए √5 = P/Q, जहां P/Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्या है, पूर्णांक पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या है, तथा सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या है। कितनी है? सहअभाज्य संख्या है। ये सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है, अर्थात ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अगर ये लिखना है तो लिखना, वरना कोई दिक्कत नहीं। अर्थात ए व बी में केवल संख्या या केवल एक कॉमन, केवल एक उभयनिष्ठ है या कॉमन है। उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन है। कोई दिक्कत वाली बात? ये भी बात लिख सकते हो कि जहां P और Q एक पूर्णांक है और जिनमें A व B में, मतलब इन संख्याओं में, सॉरी A व B नहीं है, P और Q लिखा है मैंने, पता नहीं कहां मेरा दिमाग चल रहा है, पता नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, नहीं चाह रहा हूं। जहां P व Q में केवल एक उभयनिष्ठ यानी संख्या एक कॉमन है, एक मतलब गिनती वाला एक, वन उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है। आप ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिखो P व Q एक पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या है, यानी P और Q कैसी है? सहअभाज्य संख्या। वे संख्या होती है जिनमें केवल एक कॉमन होता है, जैसे 2 और 3, इनमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा? एक होगा, क्योंकि इसके भी गुणा में एक लिख सकते हैं और इसके गुणा में। 5 और 6, 5 और 7, ये सब सहअभाज्य संख्या है जिनमें केवल एक कॉमन होता है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है। तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने मान लिया, माना रूट एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हम जानते हैं, परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती है, जबकि Q ≠ 0। या ये भी लिख सकते हैं Q ≠ 0, ये भी लिख सकते हो।
अब हमने सहभाज्य संख्या मानी है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें अगर ये हमारी बात सही निकली तो इसमें केवल एक कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और कॉमन निकल आया, जैसे 2 निकल आया, 5 निकल आया, 3 निकल आया, 7 निकल आया, तो ये हमारी बात का गलत हो जाएगा मानना, यानी ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर ये फिर कैसी संख्या हो गई? वो संख्या हो गई जिनमें कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। वो सहभाज्य संख्याएं नहीं होती है अगर एक के अलावा कुछ और कॉमन होता है। एक मतलब एक के अलावा 2 कॉमन आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 5 संख्या 5 आ जाए, संख्या 6 आ जाए, संख्या 7 आ जाए, अगर ऐसे कॉमन आए तो ये सहभाज्य नहीं होंगे। जो सहभाज्य नहीं होंगे तो हमने जो माना है वो बात गलत हो जाएगी, और हमने जो माना है इसका उल्टा माना है, यानी जब हमारी बात गलत हो गई तो इनकी बात क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। यही तो हो जाएगा। तो बस यही कर रहे हैं। तो √5 बराबर हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए दोनों ओर क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? p² अपॉन q²। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस। बन की p² से करो, p² बराबर 5 के q² से करो तो 5q²। ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थोड़ी देर के लिए 1। अब जरा ध्यान से देखो, p² के 2 फैक्टर हैं। जैसे मान लिया 20 है तो 20 के फैक्टर कितने होंगे? 4 गुणा 5 या 2 गुणा 10 गुणा 2, कुछ भी हो सकता है, और भी तोड़ सकते हैं। तो 20 के गुणनखंड हो गए 4 और 5, यानी गुणा में लिखे। जो गुणा में जो लिखी संख्या है इसके बराबर, जैसे ये p² बराबर लिखा है 5 और q², और यहाँ कोई निशान नहीं है तो बीच में गुणा का है। क्या का निशान है? गुणा का है। ये कोई निशान नहीं है तो जो गुणा में होते हैं तो इसका मतलब ये होता है ये 20 जो है ये इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। 20 जो है वो 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब p² के 2 गुणनखंड है 5 और q²। तो q² को मारो गोली, 5 पकड़ लेते हैं, यानी p² जो है 5 से कट रहा होगा। तो लिखो चूंकि p² 5 से विभाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड है ना p² के 2, 5 और q²। तो ये रूल है कि 20 का अगर गुणन 4 और 5 आ रहा है तो 20 जो है वो 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हमने वही लिख दिया p² के गुणनखंड 2 है 5 और q², तो p² 5 से भी कटेगा और q² से भी कटेगा। तो हमने लिख दिया चूंकि p² 5 से विभाज्य। क्यों है? क्योंकि इसके ये गुणनखंड है तो इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 से विभाज्य। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई जैसे किसी का स्क्वायर है, मान लो 20 का स्क्वायर 4 और 5 से कटता है, तो ये रूल है कि ये बिना स्क्वायर का भी 4 और 5 से कटेगा। सीधा सा फंडा है। देखो 20 का स्क्वायर वो 4 से कट रहा है, तो 20 बिना स्क्वायर वाली संख्या भी 4 से कटेगी। तो सीधा सा फंडा है, अगर p² 5 से विभाज्य है यानी 5 से कटता है तो तब p भी 5 से विभाज्य होगा। ये रूल है कि अगर किसी का स्क्वायर अगर उससे कटता है 5 से कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाली संख्या भी 5 से क्या होगी? डिवाइड होगी। 5 की संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाज्य। ये बात समझ में आ गई। एक समीकरण मान के हम यहां से हट गए, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और केस को समझते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर p² 5 से विभाज्य है तब p भी 5 से विभाज्य होगा। माना। अब और अगला मान ले रहे हैं, माना नाउ। अब नाउ का मतलब अब मान ले रहे हैं। जो p² है उसकी जगह p मानोगे, 5 ऐसे ही रहेगा, और इस q² की जगह एक नया चीज ले लेते हैं हम, या तो r ले लें या c ले लें, कुछ ले लें। तो हमने यहाँ पर r ले लिया। क्या ले लिया? r। कुछ लोग यहाँ k लेते हैं, कुछ abc की फॉर्म में मानते हैं। मैंने p/q संख्या मानी है, आप a/b मान लो, तो c मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका मन है वो मान है, उससे कोई फर्क नहीं है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा? दोनों ओर फिर वर्क करूंगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही मैं वर्ग करूंगा तो बच्चा बोलेगा कि हो जाएगा ये p²। इधर वर्ग करूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा r²। इसे घुमा के लिख लेते हैं और ये एक सुंदर सी एक लाइन लिख लेते हैं समीकरण 1 से। कैसे? p² बराबर जो हमारा मान था वो कितना था? 5q² रखा। इंग्लिश में कहते हैं पुटिंग द वैल्यू
पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट या इन अबव इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख रहे हैं पी बराबर पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। तो लोग पी स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, घुमा के भी लिख ले रहे हैं, इधर का इधर लिख ले रहे हैं 25 आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 5। अरे भाया मत लिखो घुमा के, ऐसे लिख लो। क्या लिखा मैंने, इस पी स्क्वायर की जगह 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। अब देखिए ये 5 है गुणा में, सामने वाले के भट्टे में जाएगा तब भी कटेगा और ऐसे भी कटेगा, 5 25। तो ये आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 और साथ में आ गया आर स्क्वायर। कितना आ गया आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। तो यह समीकरण डाल देते हैं हम 2। अब ये क्यू स्क्वायर के दो गुणनखंड आ गए, 5 आ गया एक आर स्क्वायर आ गया, ये गुणा के निशान है। तो जब इसके गुणनखंड 5 और आर स्क्वायर आ गया तो वही रूल बन गया। देखो जैसे पी स्क्वायर गुणनखंड 5 और क्यू स्क्वायर थे तो पी स्क्वायर कैसे डिवाइड था 5 से, ऐसे क्यू स्क्वायर भी डिवाइड कैसे होगा 5 से। जब क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, जैसे पी स्क्वायर 5 से कट रहा था तो पी भी 5 से कट रहा था, तो सेम यहां पर हो जाए क्यू स्क्वायर 5 से कटता है तो बिना स्क्वायर यानी क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। तो आप लिख देंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य यानी कटता है, आप कटता है लिख दो, विभाज्य लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, विभाज्य। इसलिए एक बिंदु ऊपर दो नीचे, दो ऊपर एक नीचे, चूंकि इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, यह विभाज्य है। अब देखिए P 5 से कट रहा है और कटने का मतलब उसके गुणनखंड में 5 होगा। कोई भी चीज अगर किसी से कटती है तो उसका गुणनखंड होगा, यानी P में 5 आ रहा है, P के ऐसे गुणनखंड होंगे जिनमें 5 आएगा और Q भी 5 से कट रहा है यानी Q के गुणनखंड भी ऐसे होंगे जिसमें 5 होगा। और अगर दोनों में 5 है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका मतलब 5 क्या हो गया कॉमन हो गया। P और Q में दोनों 5 आ रहा है तो P में 5 क्या हो गया उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया। और हमने ये माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है, इनमें केवल एक कॉमन होता है। कौन कॉमन होता है, संख्या एक। एक तो कॉमन था ही था क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता तो एक होता है, लेकिन इसमें कॉमन क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है ना, तो हम ये बात लिख देंगे कि हमारी जो कल्पना है उसका क्या कर रहा है, ये विरोधाभास कर रहा है। हमने जो सोचा उसका क्या कर रहा है, ये विरोधाभास कर रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। अगर उल्टा चल रहा है तो हमारी मानी हुई बात कैसी होगी, गलत होगी। अतः इन्होंने जो बात कही है वो क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये वाली बात हम लिख के दिखा देंगे। तो आइए लिखते हैं, अतः समीकरण एक ने यह बताया था कि P 5 से कटता है, तथा समीकरण 2 ने यह बताया कि Q भी 5 से कटता है। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q में 5 उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, क्योंकि दोनों में 5 से कट रही थी तो दोनों 5 में क्या हो गया, दोनों में 5 कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ है। अतः देखो चूंकि समीकरण 1-2 से स्पष्ट है कि P व Q में 5 उभयनिष्ठ है, अतः P व Q सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप कहो सहअभाज्य संख्या नहीं है। P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तथा ये हमारी कल्पना का, हमने जो माना था उसका क्या करता है, विरोधाभास, कल्पना का विरोधाभास करता है। इतनी लंबी लाइन नहीं लिखनी है तो आप छोटा करके कभी बता दूंगा, विरोधाभास करता है अर्थात दी गई संख्या क्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दी गई संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, डायरेक्ट लिख सकते हो अपरिमेय संख्या होगी।
बहुत ज्यादा लंबा लिख लिया, आप सोच रहे हो यार इतना लंबा क्यों लिखा, तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि समीकरण 1 और 2 स्पष्ट करती है कि वह पी क्यू में 5 उभयनिष्ठ है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। ये सहभाज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ये इतना, अतः सहभाज नहीं है, तथा हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है, अतः √5 एक परिमेय संख्या होगी। तो इतना लिख सकोगे, यहां से यहां तक लिखना है आपको, जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां से यहां तक ये लिख दो, पी व क्यू में एक उभयनिष्ठ है, इसलिए हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोधाभास करता है। संख्या √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इतना लिख सकते हो, ये काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया से। अच्छा एक बात और है, इसमें थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में इसलिए जाएंगे कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या आ गई, इससे ये पता लगा कि 5 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी का स्क्वायर होती तो उसका वर्गमूल आ जाता और वो परिमेय संख्या आ जाती। मान लो और रूट में 4 लिख दिया जाए, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, और 2 कैसे हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बेटे में कुछ नहीं है 1, और ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गई। और क्यू 0 के बराबर नहीं है, देखो क्यू किसके बराबर है, 1 के, जबकि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो वो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। इससे थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे, मैं सवाल कराने के मूड में था इसलिए मैंने ज्यादा नहीं समझाया। रूल ये होता है कि अपरिमेय संख्या में अगर कोई भी संख्या जोड़ी जाए, अपरिमेय जोड़ी जाए, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाए तब तो अपरिमेय रहती है, लेकिन अपरिमेय में अगर परिमेय भी जोड़ी जाए तब भी वो संख्या अपरिमेय हो जाती है। अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुणा की जाए तब भी वो अपरिमेय रहती है। अपरिमेय संख्या में कुछ भी घटाया जाए तब भी अपरिमेय संख्या रह जाती है। अपरिमेय संख्याओं को किसी में जोड़ा जाए, अपरिमेय संख्या को किसी में से घटाया जाए तब भी वो अपरिमेय रहती है। यानी किसी संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या आ गई, चाहे वो गुणा में आ जाए, चाहे जोड़ में आ जाए, चाहे बटे में आ जाए, चाहे भाग में, वो अपने आप अपरिमेय संख्या बन जाती है। बात समझ में आ गई। अगर किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे बटे में हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे गुणा में हो, वो अपने आप पूरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये बात याद रखेंगे, जिससे कि अगला क्वेश्चन आपको समझ में आए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, बताइए 2 + √5, अभी √5 सिद्ध करके आए थे अपरिमेय संख्या है, तो उसके स्टेप गिने चुने यही वाले होंगे। चाहे √5 की जगह √3 आ जाए तो यहाँ सब जगह √3 आ जाएगा, जहां 5 है वहां 3 हो जाएगा, जहां 2 है वहां पर 5 है वहां पर 2 हो जाएगा। तो सेम सवाल ऐसे करके आपको मिल जाता है। लेकिन अगर ये आया तो आप याद रखिए ये अपरिमेय संख्या है और ये कैसी है, परिमेय। तो अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जुड़े, परिमेय जुड़ रही है चाहे अपरिमेय जुड़े, कुछ भी जुड़े, वो अपने आप में पूरी अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो मुझे लगता है ये समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन कराने वाला हूं और बहुत थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे लाइटली बता दिया था, क्योंकि आपको पता ही होगा बेसिकली चीज है और सब ये जानते होते हैं।